नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। यूपी तक के मॉर्निंग शो सुर्खियां, जो बताएगा आपको कि कौन सी खबरें हैं आपके लिए जरूरी, जो हैं आपको जानना बेहद आवश्यक। तो शुरुआत उस खबर से जो आपको राहत देगी। राहत, आरबीआई ने घर और कार की ईएमआई का जो रेपो रेट है उसमें कमी कर दी है। रेपो दर 0.50% की बड़ी कटौती कर दी है। पहले जो रेपो रेट 6% थी उसको घटाकर 5.50% कर दी है। अगर साधारण भाषा में देखें तो अगर किसी व्यक्ति की पहले 8% रेपो रेट थी, किस्त 16,279 रुपए, अब 20 लाख रुपए लोन होता था, तो अब वही 7.5% हो गई है और उसकी ईएमआई घटकर 16,112 रुपए, लगभग 1.5 लाख रुपए का फायदा। ये आरबीआई के रेपो रेट से जिसके लोन है, खास करके होम लोन और व्हीकल लोन, जो कार लोन लिए जाते हैं, उसको लेकर के ये बड़ा फैसला, पूरे देश के लोगों को एक राहत। दूसरी खबर, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने श्रावस्ती के 27 मदरसों को ढहाने पर रोक लगा दी है। जो ग्रीष्मकालीन सिंगल बेंच थी, स्पेशल बेंच थी जसप्रीत सिंह की, उसमें सरकार से जवाब मांगा है और जब तक सरकार जवाब नहीं दे देती है तब तक इन श्रावस्ती के 27 मदरसों के ढहाने पर कोई भी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। 3 जुलाई तक यह रोक लगा दी गई है। जब सरकार इस पर जवाब देगी कि आखिर इन मदरसों को गिराने की जरूरत क्या है, तब जाकर इस पर आगे हाईकोर्ट फैसला देगा, अपने निर्देश देगा। लेकिन तब तक यानी 3 जुलाई तक श्रावस्ती के 27 मदरसों को जो गिराने का जो आदेश दिया गया था उस पर रोक लग गई है। इसके बाद आज पूरे देश में ईद उल जुहा है। अकीदत से आज नमाज अदा हो रही है पूरे देश में। तमाम मस्जिदों में अलग अलग टाइमिंग्स रखे गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से उत्तर प्रदेश बेहद संवेदनशील रहा है। ऐसे मौके पर जब पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के राजनीति गरमाई हुई है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक समीकरण को देखते हुए भी बयानबाजी जारी है। प्रतिबंधित पशुओं के कुर्बानी पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है कि किसी भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन तमाम जो हिंदूवादी संगठन हैं, हिंदूवादी नेता हैं, उनका इस कुर्बानी के आज के दिन जो ईद उल जुहा के मौके पर जो कुर्बानी दी जाती है उसका विरोध है। बहरहाल सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी नहीं होगी और कुर्बानी एक जगह पर होगी। नई किसी भी परंपरा की शुरुआत नहीं होगी। अगर सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो सुरक्षा के लिहाज से प्रदेश में 6 डिप्टी एसपी, 10 एडिशनल एसपी समेत 101 इंस्पेक्टर तैनात किए गए हैं। 5 जोन 18 सेक्टर में लखनऊ को बांटा गया है। हर शहर के लिए अलग अलग तरीके से सिक्योरिटी प्लान्स दिए गए हैं। डीजीपी राजीव कृष्ण ने भी स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी तरीके की संवेदनशील जो जगह हैं, जो मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र हैं, वहां पर बीते सालों में जहां जहां ऐसे मौके पर घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं के बारे में अपडेट रहे अधिकारी। जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है उनके बारे में जानकारी जुटाएं, वो कहां है, क्या कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पर नजर रखी जाए। तो ये आज सुरक्षा के लिहाज से आज पूरे देश में ईद उल जुहा का त्योहार। उसके बाद दूसरी खबर ललितपुर से है, उत्तर प्रदेश के दूसरे छोर से, और ललितपुर जेल से। ललितपुर की जेल के अधीक्षक भी सस्पेंड कर दिए गए। मुकेश कुमार सस्पेंड हुए हैं। बलरामपुर के बाहुबली पूर्व सांसद रिजवान जहीर की बैरक से नकदी और तमाम चीजें बरामद हुई थी छापेमारी में। इस छापेमारी में रिजवान जहीर की बैरक से जो कैश बरामद हुए, करीब 30,000 रुपए बरामद हुए थे, उस पर जांच दिए गई। डीआईजी जेल कानपुर को उन्होंने जांच की। उसके बाद बंदी रक्षक समेत 3 लोग पहले सस्पेंड किए गए, फिर जेलर को सस्पेंड किया गया, डिप्टी जेलर के खिलाफ कार्रवाई की गई और अब जेल अधीक्षक को सस्पेंड किया गया है। शासन ने इस रिपोर्ट के बाद जेल अधीक्षक मुकेश कुमार के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। सस्पेंशन की कार्रवाई हो गई है। दूसरी खबर भी उत्तर प्रदेश की पुलिस से जुड़ी है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने
पहली इंडिविजुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। पहली इंडिविजुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसलिए कह रहे हैं कि इससे पहले जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मुखातिब हो रहे थे, मुख्यमंत्री के निर्देश थे। लेकिन अब राजीव कृष्ण ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी प्राथमिकताएं गिनाई, और जो प्राथमिकताएं गिनाई, जो निर्देश दिए, उसमें कुछ बातें बहुत अहम थी। एक, कि थानेदारों की पोस्टिंग मेरिट के आधार पर करें, किसी की सिफारिश पर नहीं, जो काबिल हो उसी को थानेदार बनाया जाए। दूसरा, मामूली छेड़खानी की घटनाओं को गंभीरता से लें। अगर कोई बच्ची, महिला छेड़खानी की शिकायत कर रही है तो उस पर गंभीरता से पुलिस कार्रवाई करे, जो भी आरोपी है उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए ताकि बड़ी घटना रोकी जा सके। न्यूयॉर्क पुलिस का उदाहरण दिया राजीव कृष्ण ने, कहा कि बाई हार्ट बाई सोल हमें पुलिसिंग करनी होगी, तभी हम जनता में एक बेहतर समाज और एक बेहतर मैसेज दे पाएंगे कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए है, पुलिस उनकी मदद के लिए है। इसके बाद दूसरी खबर, यूपी के फार्मर सेक्टर में 12,000 करोड़ का निवेश होगा। ये यूपी सीडा में अहमदाबाद में 4 कंपनियों के साथ निवेश को लेकर के एमओयू हुआ है। उसमें फार्मा सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स एक बड़ा सेक्टर है, और यूपी में फार्मा सेक्टर को लेकर के थोड़ा सा झिझक रहती है। जो मेडिसिन जो इंडस्ट्री है वो यूपी के बजाय गुड़गांव, हरियाणा, गुजरात में रहती है। ऐसे में अब यूपी में भी फार्मा सेक्टर का इन्वेस्टमेंट आए, इसको लेकर के 12,000 करोड़ के फार्मा सेक्टर में एमओयूज हुए हैं तमाम कंपनीज के साथ। पुलिस के 24,000 पदों पर भर्ती परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। अब 15 जून से 60,244 पदों पर जो कांस्टेबल भर्ती हुए थे उनकी पहली व्यवहारिक ट्रेनिंग शुरू होगी। 1 महीने की व्यवहारिक ट्रेनिंग के बाद वो अपनी तमाम पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, इंस्टीट्यूट, जो 18 उत्तर प्रदेश में ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वहां पर जाएंगे, और जिलों के आरटीसीज में, यानी कि रिजर्व पुलिस लाइंस में जो ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, आरटीसी, लखनऊ, कानपुर जैसे शहरों में जहां पर कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है, तो वहां पर आरटीसी यानी पुलिस लाइन में भी इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। एक बड़ा बल्क है 60,000। लेकिन इस भर्ती के बाद 24,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की भी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसमें 4,500 के लगभग सब इंस्पेक्टर की भर्ती है और 20,000 कांस्टेबल्स की भर्ती है। माना जा रहा है कि पहले सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती आएगी, उसके बाद कांस्टेबल्स की भर्ती आएगी। तो ये रोजगार। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग, उत्तर प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। एक लंबे वक्त के बाद छुट्टियां मनाकर विदेश से आए हैं अखिलेश यादव, तो उन्होंने इस बात का भी जवाब दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जब गुरुवार को जन्मदिन था तो उन्होंने जन्मदिन पर देरी से बधाई क्यों दी। तो उनका जवाब था कि लंदन में टाइमिंग वही थी, यानी कि उस समय लंदन में थे। तो ये तो साफ हो गया कि अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष नहीं, विपक्ष की सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी के नेता हैं और सांसद भी हैं। तो उन्होंने लेट में मुख्यमंत्री को बधाई क्यों दी, इस पर उनका स्पष्टीकरण। लेकिन उन्होंने एक और चीज कही, अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक हैं, विधायक थे अब्बास अंसारी, उनको लेकर के कहा कि अब्बास अंसारी को जानबूझकर सजा दिलाई गई है और समाजवादी पार्टी के लोगों को ही सजाएं हो रही हैं, उन्हीं को जेल भेजा जा रहा है। अखिलेश यादव ने एक और बयान जो बीते दिनों बहुत छाया था, वो था डीएनए को लेकर बयान। उन्होंने उस बयान का भी जिक्र किया कि अगर अब्बास अंसारी का जिस बयान के सहारे उनको सजा हुई है, जिसके बयान देने पर उनको सजा हुई है, तो डीएनए पूछने वालों को भी सजा दी जानी चाहिए, उनकी भी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। ऐसे कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है। कुशीनगर में एक बीजेपी के पदाधिकारी ने टिप्पणी की, उस पर कहा कि उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, पार्टी की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। बहरहाल अखिलेश यादव छुट्टी से लौटने के बाद फिर उत्तर प्रदेश सरकार पर हमलावर हुए। उसके बाद
दूसरी खबर, उस मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की, जिसके आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया। करीब 25 घंटे, ये 25 घंटे के अंतराल में ही उस आरोपी को न सिर्फ आइडेंटिफाई किया गया बल्कि उसको ढेर किया गया, उसको मार दिया गया। 1 लाख का इनामी दीपक वर्मा। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मशक्कत, 400 कैमरे खंगाले गए। वजह कि कैमरों के जरिए ही पुलिस को यह पता चला कि जो आरोपी है, जिसने उस 2.5 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की, वो हैवान कौन था, तो उसकी शिनाख्त सीसीटीवी के जरिए हुई। आलमबाग के चंदन नगर मेट्रो स्टेशन के पास लगे सीसीटीवी से वो सफेद रंग की स्कूटी नजर आई और फिर सफेद रंग की स्कूटी के नंबर को ट्रेस करने के लिए लगातार जो सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं, चाहे सरकारी तंत्र से स्मार्ट पुलिसिंग के तहत या स्मार्ट सिटी के तहत, इंटीग्रेटेड मॉडर्न कंट्रोल रूम के तहत, या फिर व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए, तो उन तमाम सीसीटीवी कैमरों को लगभग 400 सीसीटीवी कैमरे देखे गए। तब इसकी स्कूटी का नंबर पता चला पुलिस को। स्कूटी के नंबर के सहारे पुलिस इसके घर पहुंची ऐशबाग में। तो घर पर इसका बड़ा भाई मिला, आरोपी दीपक वर्मा का बड़ा भाई मिला, करीब 50-55 साल का था। उसको देखने के बाद सीसीटीवी से मिलान किया गया तो पुलिस को शक हुआ कि ये आदमी नहीं है। फिर पूछा गया कि और कौन है तुम्हारे घर में, तो उसने कहा छोटा भाई है। छोटा भाई कहाँ है? घर पर नहीं है। छोटे भाई की तस्वीर क्या है, दिखाओ। तस्वीर देखी गई। तस्वीर देखने के बाद और जो सीसीटीवी कैमरे में जो तस्वीरें जो दिखाई पड़ रही थी, जो सीसीटीवी थी, उसमें पुख्ता हो गया कि ये दीपक वर्मा है जिसने इस जघन्य कांड को अंजाम दिया। दीपक वर्मा रेलवे में फल और पानी सप्लाई का काम करता है और दूसरी बात कि वो तमाम जागरण भी करवाता है, जगराते करवाता है। माता रानी के चाहे नवदुर्गा हो या तमाम पावन पर्वों पर, लोग गृह प्रवेश पर, बच्चे के जन्मदिन पर, अपनी एनिवर्सरी पर जागरण करवाते हैं, तो वहां पर ये जागरण का आयोजन करता है। और इस आयोजनकर्ता दीपक वर्मा ने 2.5 साल की उस मासूम बच्ची को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया। पुलिस ने इसको तलाश किया, करीब 5 टीमें लगाई गई थी। मोबाइल नंबर से इसकी लोकेशन को भी मिलान किया गया कि ये उस समय पर था भी कि नहीं। तो इसकी मोबाइल की लोकेशन, सीसीटीवी में इसकी स्कूटी, ये तमाम चीजों के बाद जीरो डाउन किया गया कि ये दीपक वर्मा ने कांड को अंजाम दिया है। तलाश तेज की गई। मुखबिर ने बताया कि ये आलमबाग के वीवीआईपी रोड पर है। वहां पर पुलिस ने इसको पकड़ने की कोशिश की, पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस ने फायरिंग में ये मारा गया। तो लखनऊ पुलिस ने उस 2.5 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले 1 लाख के इनामी दीपक वर्मा को 25 घंटे में ढूंढकर और ढेर कर दिया, एनकाउंटर में मार गिराया। बच्ची की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। कई राउंड सर्जरी होनी है कि जेएमयू में बच्ची भर्ती है। महंगा इलाज है लेकिन सरकार उसका इलाज वहन कर रही है। तो ये थी आज की वो खबरें जिनका आपके लिए जानना था जरूरी। आज यूपी तक के इस मॉर्निंग सेगमेंट सुर्खियों में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।